गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। एक टॉपिक हमने स्टार्ट करके रखा है वर्किंग कैपिटल, और उसका मीनिंग बताया था जस्ट मैंने आपको। एक नॉर्मल मीनिंग जो सबको पता रहता है, और एक उसका थोड़ा डीपर मीनिंग भी। नॉर्मल मीनिंग क्या है? द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। और दूसरे शब्दों में हमने से देखा था, द करंट असेट्स फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। और ये डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें जरूरी होती है। खाली अगर फिक्स कैपिटल आपने लगाई तो खाली फिक्स कैपिटल लगा करके धंधा नहीं चलेगा, खाली वर्किंग कैपिटल लगाई तो भी नहीं चलेगा। फिक्स कैपिटल भी लगानी है आपको और वर्किंग कैपिटल भी लगानी है। फिक्स हम देख चुके हैं, अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है ना। चलो, वर्किंग कैपिटल को और अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का मीनिंग, जिसमें इतनी मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। वो असेट्स जो आपको कैश रियलाइज करके देगी, वो असेट्स जो आपको कैश रियलाइज करके देगी, और उसमें मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 1 साल, है ना। दोज असेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड अप टू 1 year इज कॉल्ड एज करंट असेट्स। और ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटीज है। करंट असेट्स की एग्जांपल जैसे कि इन्वेंट्री, डेटर, चलो ट्रेड रिसीवेबल्स आप बोल रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर सब आ जाएंगे, बीआर भी आ जाएंगे और डेटर्स भी आ जाएंगे। और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें उसकी इतनी ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। कैश हो गया, क्या हो गया? मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, है ना, जो बहुत हाईली क्या है? लिक्विड होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? करंट असेट्स है। बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो बैंक ओडी हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, है ना, या कोई शॉर्ट टर्म क्या हो गए? आपके लोन्स हो गए, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं बच्चों, करंट असेट्स। करंट असेट्स रेफर टू दोज असेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year। ऐसी असेट जो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? या तो कैश में या तो कैश इक्विवेलेंट में। कैश और कैश इक्विवेलेंट में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे पूछेंगे जी कैश तो समझ में आता है, कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश के फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है ना। या आपके पास कोई ऐसी एसेट है जो अपने आप में बहुत ज्यादा लिक्विड है, मतलब इसको इधर आप क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, कभी भी कन्वर्ट करा सकते हो, है ना। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, तो वो उसका क्या है? एग्जांपल है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स हेल्प इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये बात पता नहीं कितनी बार हो चुकी है कि जब हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? करंट असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये किस में हेल्प करती है बच्चों? जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको रन करने में हेल्प करती है। करंट असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड असेट्स। ये बहुत अच्छी बात कही इसने। वो क्या कह रहा है कि जो करंट असेट्स होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? लिक्विड होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है? लिक्विड, क्योंकि कैश में उन्हें कभी भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन द फिक्स असेट। लेकिन ये प्रॉफिट में क्या करती है? कम कंट्रीब्यूट करती है। किसके कंपैरिजन में? ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, करती तो है, लेकिन फिक्स असेट के कंपैरिजन में कम क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। बिकॉज ये तो डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब खाली ऐसे तो होगा नहीं, हम जो डे टू डे वर्किंग है उसमें उसके लिए तो बहुत अच्छा पैसा निकाल करके रखे हम मैनेज करने के लिए, और जो लॉन्ग टर्म हमारे को क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में फिर वो वर्किंग का भी कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आती है? चलो, एग्जांपल्स ऑफ करंट असेट्स आर। करंट असेट्स की एग्जांपल बता रहा है, और ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, दीज आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये किसके ऑर्डर में लिखे हुए? लिक्विडिटी के। मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे पहले लिखी है, और जो जैसे जैसे कम लिक्विडिटी होती जाएगी वो बाद में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, जैसे सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है? कैश। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आज के टाइम में तो मैं तो कैश इन हैंड से भी ज्यादा कैश एट बैंक को क्या मानता हूँ? लिक्विड मानता हूँ। बिकॉज आज
कैश की पेमेंट तो आप एक बार को देरी भी हो जाएगी कैश की पेमेंट में, लेकिन कैश एट बैंक की पेमेंट में क्या नहीं होगी, देरी नहीं होगी, ठीक है ना, बिकॉज आज यूपीआई का जमाना है। नेक्स्ट है बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो लगभग लगभग आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाती है, रियलाइज हो जाती है। फिर बिल्स रिसीवेबल आ गए, डेटर्स आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स, क्या है फिनिश गुड्स बोले तो इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री का एक हिस्सा होता है जो सबसे मेजर होता है। डब्ल्यूआईपी भी हो सकती है, क्या भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी ना तो रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश है, वो उस पे अभी कुछ परसेंटेज काम हो चुका है ना, 20 30 50 60%, मतलब मोर देन 0% बट लेस देन 100% काम जिस पे हो चुका है वो क्या है, डब्ल्यूआईपी है। रॉ मटेरियल जिस पे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंसेस पहले ही क्या कर दिए, पे कर दिए, ठीक है ना। चलो जी, बात करें अगर किसकी, करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट लाइबिलिटीज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर आपको चुकानी है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा। ईशान, ये जो एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी क्यों है? हाँ, पैसे उससे हमने पहले ले लिए, हाँ, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो एक साल के बाद दे देंगे, नहीं, एक साल के अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा इन द सेंस कि जिस चीज के लिए हमने उससे एडवांस लिया है उसकी डिलीवरी उसे देनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चों एक इसके आगे वाले टॉपिक की, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है, एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। मजे की बात यह है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, जो खाली वर्किंग कैपिटल बोल के पढ़ाया, वो ही क्या होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, क्या होती है, ध्यान से सुनो, अभी दोनों ही समझाता हूं, ठीक है ना। आपने करंट असेट्स में 1 लाख रुपए लगाए, करंट असेट्स में 1 लाख रुपए लगाए, माने आपने 40,000 की इन्वेंट्री, 40,000 के डेटर और 20,000 का कैश, तो आपके कितने रुपए लग गए, 1 लाख रुपए। ये सारे आपने अपनी जेब से लगाए, सारे आपने अपनी जेब से लगाए। टोटल पैसा आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है करंट असेट में, वो तो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, क्या होती है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये अगर लेट सपोज ये सारे के सारे पैसे 1 लाख के 1 लाख आपकी जेब से नहीं लगे हुए, है ना, और बाकी की लाइबिलिटीज है कितने की, 45,000 की, कितने की करंट लाइबिलिटी है, 45,000 की। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जेब से कितने लगे हैं, आपने लगाए तो 1 लाख है, लेकिन आपकी जेब से कितने लगे हैं, 55, 55,000 कितने लगे, और बस यही क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। जब करंट असेट्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो यही क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस में और नेट में फर्क क्या है कन्हैया? क्या मतलब, कम या ज्यादा कैसे, थोड़ा बताओ। करंट असेट में जो चेंज होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है। एग्जांपल के तौर पे इन्वेंट्री बढ़ गई, चेंज की तो कहीं पे बात की भी नहीं है, चेंज की बात की है अभी, ग्रंथ, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, पहले ये बता ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती क्या है, हाँ? 1 2 साल पहले कोई पढ़ा है मैंने, अभी तो बोल के भी नहीं, पूरा बोला भी नहीं है अभी तो, बीच में पूछ लिया मैंने, कमाल करते हो भाई। ग्रोस वर्किंग कैपिटल, टोटल पैसा आपने जो करंट असेट्स में इन्वेस्ट किया है, वो तो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, लेकिन तुम्हारी जेब से कितना लगा है, वो होती है नेट वर्किंग कैपिटल। क्यों जैन साहब, अब समझाओ थोड़ा और, दोनों को ही समझा दो। किसमें, करंट असेट्स में, हाँ, ये तो हो गई ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये सारा पैसा लेट सपोज, बोलो,
तो फिर तो जीरो हो जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, मान भी अगर हमने जितना पैसा करंट असेट्स में लगाया है वो सारा हमने करंट लायबिलिटी से फाइनेंस किया है, फिर तो नेट वर्किंग कैपिटल जीरो हो जाएगी, नहीं होएगी? हो जाएगी। तो फिर नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब आएगी? कुछ पैसा करंट असेट से हो, कुछ करंट लायबिलिटी से हो। हाँ, कुछ पैसा बाहर वालों का लगाया हो। ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, इसमें एक लाइन और ऐड कर दो तो मजा आ जाएगा। अच्छा चलो, या तो एक बात और बता दो, जो पैसा जिसको तुम बोल रहे हो कि अपना लगाया है, वो जरूरी है कि अपना ही होगा वो? हाँ, समझे नहीं बेटा, आप लप्पे मार रहे हो। कैसे? मुझे चलो एक बात बताओ, अगर जो तुम बोल रहे हो वो तो होगा नहीं, क्योंकि तुमने कैश एडवांस में ले लिया, तो वो तो करंट लायबिलिटी हो गई। तो वो तो जब वर्किंग कैपिटल निकालोगे नेट वाली, तो वो तो करंट लायबिलिटी में जुड़ के आएगी ना, करंट लायबिलिटी में जुड़ेगी, और जब घटाओगे फिर उसे, तो उसका इम्पैक्ट तो वहीं पे आ जाएगा। हाँ जी। सवाल ये है कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको वो डीपर मीनिंग क्या बताया था? हाँ जी, करंट असेट्स फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब वो जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, वो जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, जरूरी है वो अपने ही हो? बाहर वालों को भी हो सकते हैं। माने वो पैसा जो हमने करंट असेट्स में लगाया है वो डेट से भी हो सकता है और इक्विटी से भी हो सकता है। यही तो बात है ना। लेकिन जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज से तो उतना उतना ही, जितनी करंट लायबिलिटीज है उतना पोर्शन तो उससे ही फाइनेंस हुआ है ना, जितना करंट से हो सकता था। क्या क्या हो सकता था? हाँ जी, क्या हो सकता था? करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से जितनी फाइनेंस हो सकती थी वो तो उससे कर ली, और बाकी जो गैप बच गया वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से है। अब वो लॉन्ग टर्म में भी डेट और इक्विटी, ठीक है ना। अब पूरी बात हुई मेरी। मैं क्या कह रहा हूं कि जो पैसा आपने लगाया है किसमें, करंट असेट्स में, वो तो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अरे द सम टोटल ऑफ करंट एसेट इज कॉल्ड एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल यार। द सम टोटल ऑफ करंट एसेट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। आपने कितना पैसा लगा के रखा है किसमें, करंट एसेट्स में, वो तो होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लेकिन वो सारा आपकी जेब से कोई लगा है, सारा आपकी जेब से कोई लगा है ना। वो बाहर वालों की हेल्प से आपने फाइनेंस कर लिया उसे। बाहर वाले कौन? जो फिलहाल के दौर पे भी करंट लायबिलिटीज है। बाकी बचा हुआ जो है वो मे बी तुमने अपने पास से भी लगाया हो सकता है, और वो वापस से बाहर से उठा के लगाया हो सकता है। लेकिन उसमें फर्क है, पहले वाले जो आपने करंट लायबिलिटी से फाइनेंस किया है और जो बाकी बचा हुआ जो फाइनेंस करोगे बाहर से, उसमें फर्क है। हाँ, जो शुरू वाला है वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंसिंग हुई है, और जो बाकी का जो गैप बचेगा वो लॉन्ग टर्म से। अब वो लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर, कि आपने पैसा कहां से उठाया है और कहां पे लगाया है। ठीक है, चलो। तो दो टाइप की क्या होती है वर्किंग कैपिटल, होती है GWC एंड NWC। ग्रोस वर्किंग कैपिटल इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट असेट्स टेकन टुगेदर। जितना भी पैसा तुमने किस में लगाया है, करंट असेट्स में लगाया है, वो सब क्या है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड एज अंडर GWC इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल, जितने भी करंट असेट्स है उनका सबका क्या कर दो, टोटल कर दो। जबकि नेट क्या होती है, द एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और द करंट लायबिलिटीज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। It refers to the axis of current assets over current liabilities. Net working capital can be calculated as under NWC is equal to CA minus CL। यहाँ पे NWC बोले तो net working capital, CA बोले तो
करंट असेट्स एंड सीएल बोले तो करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये 3 बुलेट क्या लिखे बता सकते हो आप मेरे को? ये 3 बुलेट क्या है बता सकते हो? हाँ जी बताओ, पहले वाला। NWC is positive when total current assets are greater than total current liabilities। करंट असेट्स तो ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है, तो उस केस में नेट वर्किंग कैपिटल क्या आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूं कई कई बार। अगर ये एनडब्ल्यूसी पॉजिटिव आई तो इसका क्या मतलब है कि आपने करंट असेट्स को किससे फाइनेंस किया होगा? लॉन्ग टर्म फंड से भी फाइनेंस किया होगा। अच्छा, एनडब्ल्यूसी अगर नेगेटिव आ जाए तो करंट असेट्स आपकी क्या होगी? कम होगी। किससे? करंट लायबिलिटीज से। इसका मतलब क्या है? आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा तो ज्यादा देना है और असेट्स क्या होगी? कम होगी, जिनसे आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा वो कम होगी। ऐसा कब भी हो सकता है, जो मैंने कल वाला केस बताया था आपको, कि आपने सप्लायर से तो उधार पे माल उठाया और बेचा किसमें? कैश में। और खाली इतनी बात नहीं हुई, क्योंकि अगर कैश में बेचा होता तो फिर तो वो जो कैश है वो भी तो करंट असेट है। यस और नो? आपने ज्यादा तो उठाया माल उधार, किस पे? आपने सप्लायर से माल उठाया उधार पे, ज्यादा उठाया, उसे कैश में क्या कर दिया? सेल कर दिया और उस कैश को कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। समझ में आ रही बात? इस केस में जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कैसी हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना? चलो, और नेट वर्किंग कैपिटल जीरो कब हो जाएगी? जब जितनी करंट असेट्स उतनी ही करंट लायबिलिटीज हो। ठीक है ना? तो उस केस में नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी? जीरो होगी। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं क्या आपको? एक ऐसा केस बताओ, एक ऐसा केस बताओ जहां पे करंट असेट को लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा केस बताओ जहां पे करंट असेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करने की या अरेंज करने की जरूरत ना पड़े। जब एनडब्ल्यूसी क्या हो? जीरो हो। क्या हो? यानी कि करंट असेट्स किसके इक्वल हो? करंट लायबिलिटीज के इक्वल हो। तो उस केस में लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करने की जरूरत, जितनी करंट असेट थी सारी की फाइनेंसिंग किससे हो गई? करंट लायबिलिटी से। तो बात खत्म। लॉन्ग टर्म फंड से अपने को अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? एक बार 3 बुलेट पढ़ लो, ये सारे बच्चे पढ़ो। आगे समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एज वेल एज नेट वर्किंग कैपिटल। टेक योर टाइम, बहुत जल्दी से सॉल्व करो। 5 मिनट का समय आपके पास। जीडब्ल्यूसी भी निकालनी है और एनडब्ल्यूसी भी निकालनी है। सबसे पहले इनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन करंट असेट है और कौन करंट लायबिलिटी है।
कितना है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल 12,500, 9,075, यही आ रहा है। चलो देखते हैं बच्चों। ग्रोस वर्किंग कैपिटल सम होता है किसका? खाली करंट एसेट्स का। करंट लायबिलिटीज उसमें से हम नहीं घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गई 12,500 और यही आपने बताया था। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 12,500 में से क्या घटाने का? करंट लायबिलिटीज 3,425 और वो कितनी आएगी? 9,075। कोई किसी को डाउट? किसी एक आधा एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो कि ये समझ में नहीं आई? हाँ जी, आगे ना समझ में, आगे चल सकते। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग साइकिल कैश के जाने से, कैश के जाने से कैश के आने तक का जो मीन टाइम होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऐसे तो वो भी पढ़ाया था तुमने, ऑर्डर प्रोसेसिंग। बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग? वहां पे बात किसकी होती है? गुड्स की। मतलब कैसे? प्रॉपर समझाओ थोड़ा। हम्म, खाली रेस्टोरेंट में रहता है वो? हम्म, ऑर्डर देने से ऑर्डर रिसीव होने तक का जो समय होता है वो तो होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो क्या होता है? कैश के जाने से कैश के आने तक का जो मीन टाइम होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, एक बात पूछूं क्या आपको? ऑपरेटिंग साइकिल लेंथी होना अच्छा है या शॉर्टर होना अच्छा है? क्यों? जल्दी जल्दी पैसा क्या करेगा? रोटेट करेगा। देखो, पैसा जाता कब है? जब माल खरीद के लेके आते हो। और आता कब है? जब खाली, जब बेचते हैं तभी आ जाता है हर केस में। तो फिर कैसे वो कब आएगा? जब उधार बेचते हैं हम। तो जब कलेक्शन होगा किससे? डेटर से। तो ये सुनो, मान लिया अगर एक तो सिचुएशन ये है कि पैसा गया और पैसे जाने से आने तक का जो समय लगा वो लगे बच्चों 5.5 महीने। कितने महीने? 5.5 महीने। एक ऐसा कि 15 दिन के अंदर पैसा आ गया, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे? साल में 24 बार रोटेशन घुमा देंगे। हाँ बोलो ना। और जहाँ पे 5.5 महीने में पैसा आया, वहां पे 2 बार और 3 बार तो हो नहीं पाएगा, 2 बार ही हो पाएगा बस। 2 बार ही पैसा रोटेट कर पाएगा। तो जो बिजनेस के अंदर जो रोटेशन है कैश का, वो जितनी ज्यादा बार होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। टर्नओवर रेशियो तो आप निकालते होंगे। हाँ जी। खैर मेरा तो अभी वो सब मतलब टॉपिक नहीं है टर्नओवर का। टर्नओवर जो रेशियोज होते हैं उनको समझाना, वो आपने समझ ही लिए होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं जी। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ कैश। कह रहे गुड्स को लाने से और फिर कैश के आने तक बीच में क्या रहता है? टाइम गैप रहता है। क्या रहता है? टाइम गैप रहता है। गुड्स के आने से मतलब है इसका कि जब गुड्स आएंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे हम गुड्स का, तो कैश जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड। भाई, जितना ऑपरेटिंग साइकिल होगा, डे टू डे ऑपरेशंस तो चलेंगी ना तुम्हारे, डे टू डे एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं उस केस में आपको क्या चाहिए होगी? वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी फॉर दिस पीरियड टू मेंटेन द सेल्स एक्टिविटी। क्या करने के लिए? सेल्स एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। दिस टाइम गैप इज टेक्निकली टर्म्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। इस टाइम गैप को ही क्या बोलते हैं? जो किसके और किसके बीच का है? कैश से जाने, कैश जाने से कैश आने तक का जो मेन टाइम है ऑफ द बिजनेस। अब थोड़ा और सही से बता रहा है, अच्छे से बता रहा है। थर्ड वाले बुलेट में अगर किसी को मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो क्या किया? जनरल बातें बताई इसने। अब प्रॉपर प्रॉपर किस में बता रहा है? थर्ड में बता रहा है। द ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल। ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम गैप होता है जो किसके बीच में होता है?
प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, या अभी ऐसा क्यों बोल रहा है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल? अगर कोई ट्रेडर होगा तो उनने तो क्या किया होगा, उनने तो प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल का किया होगा या गुड्स का किया होगा, क्योंकि ट्रेडर तो लाके बेचेगा ना, और ये रॉ मटेरियल किसके लिए लिखा है, मैन्युफैक्चरर के लिए, तो इसने दोनों को ही कवर किया है यहाँ पे। और ब्रैकेट में लिखा है आउटफ्लो ऑफ कैश, इन दोनों के ही होने से, इन दोनों एक्टिविटी के होने से कैश आता है जाता है, जाता है। एंड एंडिंग विद द सेल्स रियलाइजेशन, देखो खाली सेल्स नहीं बोल रहा हूँ, सेल्स रियलाइजेशन, सेल्स होना अलग बात है और सेल्स रियलाइज होना अलग बात है, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, सेल्स कर दी हमने लेकिन रियलाइजेशन वो उधार की है, रियलाइजेशन तो नहीं हुआ, तो सेल्स रियलाइज होनी चाहिए, यानी कि कैश आना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा है इनफ्लो ऑफ कैश। तो फाइनली ऑपरेटिंग साइकिल क्या ही हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल इज द, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, यहाँ पे तो थोड़ा टेक्निकल लिखा है, सिंपल शब्दों में है, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम गैप बिटवीन आउटफ्लो ऑफ फंड्स या आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश। The length and the nature of operating cycle may differ from one firm to another. जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है और उसका जो नेचर है, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो नेचर है, वो फर्म टू फर्म क्या करती है, डिफर करती है। फर्म टू फर्म क्या करती है, डिफर करती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द फर्म। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक बात बताओ, जो जो कंपनी बड़ी कंपनी है उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तुम ही बता दो, कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी? ज्यादा पड़ेगी। जो छोटी कंपनी है, अच्छा अभी जो नेचर है, नेचर नेचर वही ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। माने अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग एंटिटी है, तो उसको कम पड़ेगी कि ज्यादा पड़ेगी रिक्वायरमेंट? हाँ, कम पड़ेगी। और मैन्युफैक्चरिंग वाले को ज्यादा पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग वाले को ज्यादा क्यों पड़ेगी? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो अलोंग विद द ट्रेडिंग क्या भी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, उसके भी ऑपरेशंस चलाने हैं। ट्रेडिंग वाले को तो खाली क्या ही करनी है, ट्रेडिंग ही करनी है। समझ में आई ना बात? आगे, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द ऑपरेटिंग साइकिल इज गिवन बिलो। ये देखो कहां से चालू होगा, यहां से चालू करेंगे ऊपर से। कैश से क्या लेके आए आप, रॉ मटेरियल लेके आए, फिर रॉ मटेरियल को आपने किस में डाला, मशीनरी में डाला, तो क्या बना वो WIP, है ना। WIP से फिर वो क्या बना, फिनिश बना। फिनिश गुड्स को फिर तुमने सेल किया, तो मान लिया आपने क्या करी है, उधार सेल की है, तो डेटर बन गए। फिर डेटर से क्या आएगा, कैश। तो देखो कैश गया यहाँ पे था और आया यहाँ पे है, और इस टाइम गैप को ही, जितना भी टाइम लगा, इसको बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? मान लिया आज अपने एडवांस दे दिया, क्या दे दिया, अपने सप्लायर को, और एक महीने बाद उसने क्या करी, डिलीवरी करी रॉ मटेरियल की। एक महीना तो ये हो गया। फिर रॉ मटेरियल मशीनों में पड़ रहा 15 दिन तक, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल अभी तक कितने टाइम का हो गया, 1 महीना 15 दिन, है ना। फिर वो फिनिश बन गया और 15 दिन तक कहां पे रखा रहा, गोडाउन में, वेयर हाउस में रखा रहा। तो अभी तक का ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, 2 महीने। फिर आपने उसे बेचा और कस्टमर ने आपको जो पेमेंट करी वो 3 महीने के बाद करी। हाँ, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम का हो गया, 5 महीने का। कितने का हो गया, 5 महीने का। तो आपके पास से पैसा तो चला गया, कितने महीने पहले चला गया था, 5 महीने पहले, और अब आया है वो 5 महीने के बाद पैसा आपको कैश रियलाइज हुआ है। मीन टाइम में धंधा नहीं ऑपरेट करना, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, वही तो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऑपरेटिंग साइकिल ये बताया उसने, क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, और वो क्या होगी फिर, सेल्स रियलाइजेशन। सेल्स रियलाइजेशन जैसी होगी तो वापस मतलब वो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। वापस से आप क्या करोगे, गुड्स प्रोक्योर करोगे, फिर क्या करोगे, फिर उधार बेचोगे। मतलब जरूरी नहीं है कि उधार बेचो ही बेचो, डायरेक्टली क्या भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी पॉलिसी कैश सेल्स की है तो सीधा कैश भी क्या हो सकता है, रियलाइज हो सकता है। अच्छा, अगर बीच में डेटर ना हो, अगर बीच में क्या ना हो, डेटर ना हो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल लेंथी होगा या शॉर्टर हो जाएगा? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि कैश क्या हो जा रहा है, इधर जा रहा है पैसा, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर। तुम्हारे पापा बोलते होंगे ना भाई, रोटेशन एक बार घूम जाए बस, यही तो रोटेशन है ना।
यानी कि वो ऑपरेटिंग साइकिल को कम करने की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ऑपरेटिंग साइकिल है और जो ट्रेडिंग वाला है, इसमें क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें है, इसमें है नहीं है, ऐसा क्यों? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी तो हो रही है, वहां पे रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो मशीनों में पड़ा रहेगा तो WIP बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो फिनिश बन के आएगा। यहाँ पे तो आ ही क्या रहा है, फिनिश आ रहा है और फिनिश ही बिक रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अच्छा एक बात और बताओगे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होंगे, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल होंगे या नहीं होंगे? जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होते हैं, अभी पढ़ाई नहीं मैंने, पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, कल की क्लास में होंगे। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होते हैं, क्या वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कैसे? तुम तो लप्पे मार रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग में वही काम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज तुम्हारा ध्यान ही नहीं है इधर। हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होते हैं, क्या वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल होना चाहिए? नंबर बढ़ जाएगा, इतनी तेज मत देख। हाँ जी। अदिति कुछ बोल रही है? नहीं। बच्चों, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होंगे, वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल। पूछो क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, उतना बड़ा है। और जब ऑपरेटिंग साइकिल जितना लेंथी होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मैं ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। पैसा चला तो बहुत पहले जाएगा, आएगा बाद में। भाई एक बात बताओ, बिल्कुल मान लिया 15 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है ना, शॉर्टर मान रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एक दूसरा भी एग्जांपल दूंगा अभी। शॉर्टर है ऑपरेटिंग साइकिल, तो पैसा जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, तो बाहर से कहीं पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? यही पैसा हमारा रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लिया ये 15 दिन का ना हो करके, ये माने 5 महीने का ले लो, थोड़ा लेंथी से लो ताकि तुम्हें डिफरेंस बिल्कुल समझ में आए। 6 महीने का ले लेते हैं हम गैप, कि 6 महीने में आज पैसा जाएगा, 6 महीने में आएगा। तो लेंथ ज्यादा हो गई, लेंथ ज्यादा मतलब ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा हो गया, लेंथी हो गया। जब ऑपरेटिंग साइकिल लेंथी हो गया, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अरे भाई वो 6 महीने तक ऑपरेट करना है ना, 6 महीने के खर्चे का पैसा चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है ना? तो वो चीज है। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल होंगे, वही फैक्टर अफेक्टिंग किसके होंगे बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल के। फिलहाल मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ये है डायग्राम है ऑपरेटिंग साइकिल के, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, ट्रेडिंग में उतनी नहीं करनी होती है। ट्रेडिंग में तो वो बोलते हैं कि इधर से लेके आएंगे हम और इधर बेचेंगे, क्योंकि उसमें एड ऑन तो कुछ करना ही नहीं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो। इट मस्ट बी नोटेड दैट द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल डायरेक्टली अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यही तो समझा रहा था मैं जब से आपको। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लेंथ है ऑपरेटिंग साइकिल की, वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आपको क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा पड़ेगी। और ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका क्या होगा, कम होगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। ठीक है ना? लोंगर द साइकिल मोर इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या इसीलिए मैंने स्लैश लगा दिया ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है
जो वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, या ऑपरेटिंग साइकिल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। ये क्यों लिखा मैंने ऑपरेटिंग साइकिल स्लैश लगा करके, क्योंकि जो फैक्टर वर्किंग कैपिटल के है वो, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल ही तो वो चीज है जिससे क्या अफेक्ट होती है, वर्किंग कैपिटल। दैट्स वाई दोनों के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं। एक आध पढ़े क्या आज? चलो बच्चे कह रहे कि कल ही पढ़ लेंगे, और मेरे ख्याल लास्ट ही टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है। वैसे तो आज ही हो जानी थी हमारी ये क्लास कंप्लीट, मतलब चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि आज 1.5 घंटे की क्लास नहीं है, दैट्स वाई कल बस इसके फिर कुछ ये टॉपिक के बाद जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो इसमें फॉर्मूले हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें देख सकते हो। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारे बच्चों को पता है कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इनटू 100। वेल्थ कैसे कंप्यूट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस नॉट फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। डेट इक्विटी रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हैं, डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। आईसीआर सारे बच्चों को पता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। डीएसटीआर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय रीपेमेंट ऑब्लिगेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई हुआ तो, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों, ईपीएस कैसे निकालते हैं हम, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ करंट असेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के दौरान हमने समझे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक रहता है, कल की क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।